वेस्ट बैंक के बेत फरूक नाब्लिस के ऐतिहासिक जंक्शन पर पिछले 12 घंटे से लड़ाई चल रही है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। ये देखिए जो हो रहा है वेस्ट बैंक में। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, गाजा में जिस तरीके से जो अंतिम 1-1.5 महीने लड़ाई हुई थी और जिसके बाद इजराइल युद्ध विराम करने पे राजी हो गया और राजी होता चला जा रहा है। आज भी जो डेवलपमेंट हुए, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, ऊपर से हिकड़ी अंदर से पैंट गीली, ये पूरी सिचुएशन इजराइल की हो गई। और इस समय आप देखिए जो बेत फरूक में लड़ाई चल रही है वो उस चीज को भी बिल्कुल गलत साबित करता है कि इजराइल वेस्ट बैंक में सफल हो रही। अभी देखिए मीडिया जो दुनिया का है उसके बारे में कमेंट ही नहीं कर रहा, ना इधर ना उधर। ज्यादातर कमेंट्स यही आते हैं कि इजराइल ने जेनिन में घर डिमोलिश कर दिए, तुलकरेम में घर डिमोलिश कर दिए। मैं लेकिन एक पैरेलल नैरेटिव पिछले कई दिनों से चला रहा हूं, आपको खबरें गाजा की भी दे रहा हूं, क्योंकि वहां पर सीज फायर की स्थिति है। वहां पर अब अगला दौर यानी 6 दौर हो चुके हैं। 1100 से ऊपर करीब 1130 फिलिस्तीनी कैदी छूट चुके हैं। फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानी, सॉरी, ये देखिए किस तरह से हम लोग के दिमाग को कंडीशन किया जाता है। इजरायली भी ये 19 इजरायली छूटे हैं। और अब अगले दौर में क्या होने वाला है वो आपको आज बताएंगे। अभी जो 7वां दौर है, 7वें दौर की क्या तैयारियां हैं, 7वें दौर में क्या होने जा रहा है, बहुत बड़ा सस्पेंस है वो। उसको लेके ये वीडियो अंत तक देखिएगा और इसको बीच में मत छोड़िएगा। अभी देखिए जो मैंने आपको बताया कि बेत फरूक देखिए एक अजीब सी एक उसकी टोपोग्राफी है। वो थोड़ी सी वादी भी है, फिर जाके वो एक समतल हो जाता है, उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं। मतलब उसका जो पूरा, अगर आप उसका सरकमफ्रेंस लीजिए तो इस तरह की पूरी उसकी इररेगुलर सी अनइवन सी टोपोग्राफी। अब वहां पर क्या है कि कम से कम आप सोचिए 12 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, तो सुबह मतलब आज सुबह जो फिलिस्तीनी टाइम है या कल रात, आज सुबह कह रहे हैं, मतलब कल रात फिलिस्तीनी टाइम, उस समय रात में आईडीएफ ने अटैक किया 3 पॉइंट से। लेकिन 3 पॉइंट से अटैक करने का वहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इलाका खुला हुआ है और उसमें कई, जैसे मैंने बताया कि उसमें अजीब तरह की टोपोग्राफी है। कभी ये मतलब जैसे तीनों तरीके की, मतलब कुछ पहाड़ी, कुछ समतल, फिर कुछ इस तरीके के राउंड अबाउट्स हैं। तो वहां पर जो इजराइल ने अटैक किया, इजराइल को लगा कि वो सफल हो रहा है। वहां पर भी उसकी जो मंशा थी वो यही थी कि हम कुछ घर डिमोलिश करें। लेकिन जब वो घर डिमोलिश करने लगा तो उसके बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने अटैक किया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स जब इजरायली फोर्सेस आगे आ गई थी, यानी इजरायली फोर्सेस आगे आ गई, उन्होंने सोचा फाइटर्स होंगे तो सामने होंगे, वो पीछे थे और इजरायली फोर्सेस को दिखे नहीं और वो लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब है उनको खबर थी कि इजरायली फोर्सेस यहां से आने वाली है। बहुत सारी एंट्री पॉइंट्स हैं बेत फरूक से। वो गाजा नहीं है कि एक मतलब तंग इलाके हैं। और वहां पर खैर गाजा में भी देखिए जब समतल कर दिया पूरे गाजा को, नॉर्थ गाजा को, तब तो खुला ही पूरा था। फिर वहां पर हमास ने जीत दर्ज की अपनी। तो वेस्ट बैंक में भी देखिए इस बार आईडीएफ बार बार चकमा खा रहा है और किसी दिन बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि आज देखिए 12 घंटे की लड़ाई में कम से कम 3 इजरायली घायल हुए। अब आप कहेंगे 12 घंटे की लड़ाई में 3 इजरायली कैसे घायल हुए? देखिए लड़ाई के अपने कुछ नियम होते हैं। लड़ाई जो है वो चल सकती है 12 घंटे, 48 घंटे। इतिहास में ऐसे बहुत मौके आए, कई दिन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जो एक डेडलॉक हो गया था, और तो उसमें कई दिन दोनों तरफ से, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस एक तरफ, जर्मनी एक तरफ, कई दिन ये गुजर जाते थे, गोलियां चलती थी, कोई नहीं मरता था। फिर अचानक कोई चार्ज करता था तो फिर उस दिन लोग मारे जाते थे। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि देखिए जब भी ऐसी घटना हुई है मैंने आपको बताई, लेकिन आज मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि अभी 12 घंटे की लड़ाई हुई तो उसमें 50 इजरायली मार दिए गए, 25 फिलिस्तीनी मार दिए गए। इस तरह की हवाबाजी करने का कोई हमारा ना इंटेंशन है, ना हमें करना है। हम आपको सच्चाई बताने के लिए, और सच्चाई यही है कि बेत फरूक, और इसको आप अप्रिशिएट करिए, बेत फरूक की लड़ाई में 3 इजरायली घायल हुए हैं। फिलिस्तीनी कितने घायल हुए हैं क्या, उसकी कोई खबर अभी तक नहीं है, ना ही आईडीएफ ने कहा है। यह बात है कि वहां पर बेत फरूक में घेर लिया है रेजिस्टेंस ने, क्योंकि पीछे से जो मैंने बताया कि इजरायली फोर्सेस आगे चले गई, पीछे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स छुपे थे, उन्होंने आगे जाने दिया और उसके बाद घात लगा के फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद जब लोग आगे बढ़े तो वहां पर भी एक दूसरा घात लगा हुआ था, जो सामने
फिलिस्तीनी फाइटर्स थे। और सबसे जो मजेदार बात यह है कि दोनों जो ग्रुप थे फिलिस्तीनी फाइटर्स को, या अंदर की खबर है, उनको एक दूसरे का पता नहीं था। अब ये जो देखिए रेजिस्टेंस की लड़ाई है, अब यहां पर सवाल उठता है, जब उन दोनों को नहीं पता था तो फिर क्या हो रहा था? तो यह हो रहा था कि जो फिलिस्तीन जो वेस्ट बैंक में भी गाजा की तरह जॉइंट कमांड सेंटर बन गया। यानी अगर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, हमास, पीएफएलपी, अलक्सा ब्रिगेड, ये जो तमाम अलग अलग फोर्सेस है, डीएफएलपी, मुजाहिदीन ब्रिगेड्स, कई जो इस तरह के फैक्शंस हैं, जैसे गाजा में मिलकर लड़े और इजराइल के दांत खट्टे कर दिए, उसी तरीके से यहां पर यानी जो आपका वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में भी उनका एक जॉइंट कमांड सेंटर बन गया। इजराइल बहुत कोशिश कर रहा है आईडीएफ की फोर्सेस कि वो कहां है कमांड सेंटर, उसको ढूंढे, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा है। वो उसकी सारी कोशिशें बेकार हुई है। और वो कमांड सेंटर देखिए गाजा में अब तक मौजूद है, सब कुछ हो गया। यहिया सिनवार शहीद हो गए, इस्माइल हानिया शहीद हो गए, और भी मोहम्मद दैफ शहीद हो गए, लेकिन वो कमांड सेंटर इजराइल नहीं पता लगा पाया। जबकि अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो फिर क्या था? मतलब खैर 7 अक्टूबर ही कोई ये समझ नहीं पाया, तो खैर वो जो 7 अक्टूबर जैसे हमले को नहीं समझ सकता, तो फिर वो कुछ नहीं समझ सकता। तो ये देखिए वहां की सच्चाई है। तो अब देखिए, अब ये जो पूरा इसका जो रिपल इफेक्ट है जो बेत फारूक में हुआ, फिर उसका नाबलिस में ही, क्योंकि बेत फारूक भी नाबलिस में है, नाबलिस में ही देर शराफ। अब देर शराफ में क्या हुआ कि एक आईडीएफ की फोर्स पहुंची और उसने फिलिस्तीनी और खासतौर पे फतेह के और हमास के दोनों के झंडे उतारने शुरू किए। अब जब वो झंडे उतार रहे थे तो उसी समय उनको यह नहीं पता था कि एक बड़ी भीड़ वो एक चल दी है दूसरे इलाके से इसकी तरफ। ये जो एरिया है नाबलिस का, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, हाँ, देर शराफ के बगल के ही करीब 3 या 4 गांव है फिलिस्तीनी, वहां से एक यूथ की बड़ी एक सेना मतलब लिटरली सेना, यानी कम से कम 500 से 600 लोग होंगे, और आईडीएफ की फोर्स 5 से 6 होगी जो झंडे उतार रही थी। और जो पत्थर चलाना शुरू किया है, जिस स्टाइल से पत्थर चलाना शुरू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे। मतलब जैसे 19वीं सेंचुरी में जैसे क्या होता था, जो राइफलें होती थी, ब्राउन बेस राइफल 1857 में भी, और मतलब आमतौर पे, क्योंकि ये जो 303 और उसके बाद जो ऑटोमेटिक, अब तो खैर एक मतलब अब तो राइफल्स भी M16 और इस तरह की आ गई हैं, सब मशीन गन टाइप की, जो एक बार में कई राउंड गोली आप चलाते हैं। लेकिन वो दौर था जब एक बार एक गोली चलती थी, फिर आपको दूसरी भरनी पड़ती थी, उसमें दूसरी गोली डालनी पड़ती थी। उसमें ऐसा नहीं था कि एक मैगजीन आप नहीं लगा सकते थे। तो वो उस समय क्या होता था कि कम से कम ऐसे जैसे 50 सोल्जर्स हैं, 100 सोल्जर्स खड़े हैं, तो वो उन्होंने एक बार फायरिंग की, वो पीछे हटे, पीछे की जो 100 सोल्जर है वो आ गया है, उन्होंने फायर किया, तब तक वो जो पहले जिन्होंने फायर किया वो लोड कर रहे हैं, फिर उन्होंने फायर किया। इस तरह से जो 19वीं सेंचुरी की वॉरफेयर होती थी हर जगह, दुनिया में हर जगह, और भारत में भी जो भारत की जो सेना थी जो विद्रोह की 1857 में, वो भी इसी टैक्टिक्स में, मतलब एकदम, और वो सबसे एडवांस टैक्टिक्स उस समय की। उस तरीके की जो लड़ाई है वो आज 2025 में फिलिस्तीनी युवाओं ने लड़ी, और सोचिए वही तरीका, करीब 100-200 युवा इकट्ठा हो गए, उन लोगों ने पत्थर चलाए। एक आगे का जो हिस्सा है वो पत्थर चलाता था, उसके बाद वो पीछे हटता था, जैसे एक वॉली मारी, 100 लोगों ने 100 पत्थर चलाए बड़े बड़े, और वो पूरा इजरायलीज पे गिरे। अब इजरायली उधर से फायर कर रहे हैं, इसके पहले मतलब सबसे पहला वॉली पत्थरों का वो गिर गया, उसके बाद वो पीछे हट गया, तब दूसरा आगे आ गया, इसके पहले कि वो संभले दूसरा वॉली आ गया। क्योंकि पत्थर मारने में भी एक साइंस होती है, पत्थर की जो लड़ाई होती है, मतलब पत्थरबाजी जो होती है, उसमें अगर आप एक बार मारेंगे तो एक दूसरी फोर्स को, अगर उसके पास गन है तो उसको पता है कि आप दूसरा पत्थर निकालने के पहले जो टाइम होता है, चाहे 2-3 सेकंड का, उसको मार सकते हैं। अब यहां पर वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं, यहां पर वो इन्हीं 2-3 सेकंड में खेल रहे हैं। अब एक मारा तो आप जेब में, जब तक दूसरा, तो उसके बजाय वो पीछे हटे, दूसरे तैयार है, उन्होंने तुरंत दूसरा मारा, हार्डली 1 सेकंड के गैप पे। और इस तरीके की जो टाइमिंग है ये बहुत डिसिप्लिन से, बहुत ट्रेनिंग से आती है, क्योंकि हम लोगों ने भी इस तरह से पत्थर चलाए, इतने ऑर्गेनाइज तरह से नहीं, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दिनों में जो पुलिस के साथ झड़पें होती थी, जो गुंडों के साथ झड़पें होती थी, उसमें खासतौर पर पुलिस के साथ, उसमें इस तरीके से पत्थर चलाने पड़ते थे। वहां तो क्या था कि वहां तो एक, हम लोग कोई ट्रेनिंग तो ऐसी लेते नहीं थे, उसमें तो अपने आप एक सामंजस्य बन जाता था
अलग अलग स्टूडेंट्स में कि तुम पत्थर चलाओ, पहले हम चलाएंगे फिर ये एक साथ चलाएंगे। लेकिन ये तो एकदम ऑर्गेनाइज तरह से, जैसे पहले राइफल की, मतलब पहले जैसे जो ब्राउन बेस की फायरिंग होती थी, ब्राउन बेस राइफल की, उस तरीके की पूरी एक सिचुएशन यहां पर बनी। इनफैक्ट एनफील्ड राइफल्स जो ब्राउन बेस के बाद आई, उनमें भी आप पूरा आपको दांत से चीर के वो बुलेट चीर के उसमें डालना होता था। और उसी बात पे मंगल पांडे का विद्रोह हुआ था और 1857 का कि सैनिकों ने कहा कि इसमें सुअर और गाय का मांस मिला है, चर्बी को हमें मुंह से काटनी पड़ती। तो वो जो पूरी देखिए बात थी वो फिलिस्तीन में किस तरीके से देखिए उसका एक नया आयाम सामने आया। अच्छा, उसके बाद देखिए आज एक मैंने अभी ईरान पे एक वीडियो बनाया और उसका फर्स्ट पार्ट ही मैं आपके सामने अभी ला पा रहा हूं, क्योंकि उसमें देखिए बहुत गहरी बातें हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप देखिए तो पहले आप समझिए कि ईरान का जो क्रांति है उसने पूरी दुनिया के स्तर पे क्या रोल प्ले किया, क्योंकि हमास और गाजा को समझने के लिए उसको समझना जरूरी है। और आज जो क्यों ऐसा हो रहा है आज 2025 में, और ईरान का रेवोल्यूशन 1979 में हुआ था, 46th एनिवर्सरी है, क्यों ऐसा हो रहा है कि देखिए वो जो उस समय एक विचारधारा, एक विचार आया था कि इस्लाम एक क्रांतिकारी, इस्लाम का जो इस्तेमाल है वो क्रांति के लिए होगा, वही असली इस्लाम है। जो क्रांति नहीं करता है, जो क्रांति में विश्वास नहीं रख रहा है या उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, वो केवल रिचुअल्स कर रहा है या केवल ये सब कर रहा है, वो जब इवन अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जो है सही मायने में एक मुस्लिम का वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखिए सबसे ये कहने वाले इमाम खुमैनी थे, उसके पहले ये इस तरह की बातें हसन अल बन्ना और सैयद कुतुब ने भी कही थी, जो कि सुन्नी थे, मुस्लिम ब्रदरहुड के पीछे थे, जो हमास की आइडियोलॉजी। और ये देखिए मुस्लिम ब्रदरहुड, और कौन सोच सकता था कि मुस्लिम ब्रदरहुड और ईरान में इस तरीके का एक अलायंस बनेगा कि जो इतिहास बदल देगा, बदल रहा है आपके सामने। और मैंने बताया उसकी ताकत, अभी जो लड़कों की पत्थरबाजी का जो नया अंदाज है उसके बारे में आपको बताया। और खमैनी साहब का आज फिर बयान आया, जो हमास के डेलीगेशन से वो मिले थे पहले, आज उनका फिर से बयान आया। उन्होंने कहा कि ये जो लोग कह रहे हैं कि प्रतिरोध को हमने खत्म कर दिया, रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया है, मतलब 1.5 साल पहले जो कह रहे थे, आज वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस हमारे बंधकों को छोड़े, यानी हमारे लोगों को छोड़े, मतलब जो रेजिस्टेंस के पास बंधक है उनको छुड़वाने की चिरौरी विनती वो कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। देखिए अब ये 6 फेज हो गए। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि करीब 1130 फिलिस्तीनी आजाद हुए हैं और उसके एवज में 19 इजरायली 6 फेज में उनको हमास ने छोड़ा है। अब इस थर्सडे, यानी आज ट्यूसडे 18 फरवरी 2025 है, 20 फरवरी को हमास ने अनाउंस किया है कि वो 4 इजरायली होस्टेजेस की जो डेड बॉडीज हैं वो लौटाएगा, डेड बॉडीज। और उसमें वो बीबास फैमिली भी है, जिसमें एक महिला थी, उसके 2 बच्चे जो मारे गए थे और जिसको इजराइल ने मारा था, और जिनकी बॉडी लेके हमास आया था। और उसमें वो देखिए वो बवाल होगा, बहुत बड़ा बवाल, क्योंकि इजराइल कभी भी ये एडमिट नहीं करना चाहेगा कि उसकी आर्मी ने इस तरह के काम किए। और हमास की आप वो देखिए कि हमास ये जानता है इजराइल कितना कनिंग, कितना ईविल, वो कहने की जरूरत नहीं है। जो जिसने, मतलब आप सोचिए कि इतना जो वहशीपन है, जैसे हिटलर के समय हम देखते थे कि जो जूस या जूस के अलावा भी जो कम्युनिस्ट और इस तरह के तमाम लोग, केवल जूस को नहीं, हिटलर ने आम कत्लेआम किया था, जर्मन्स का भी। तो वो जो कत्लेआम हुआ था उसमें हम देखते हैं कि कैसे हेल्दी लोग जाते थे अंदर और एकदम स्केलेटन बन के आते थे, आप पहचान नहीं सकते थे। वही हालत जो 1130 फिलिस्तीनी छूटे हैं उनकी आप हालत देख लीजिए। उनको, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जो नाजी जर्मनी में नहीं हुई, मतलब हर वो चीज हुई है जो नाजी जर्मनी में हुई। ये पूरी एक रियलिटी है। तो अब सवाल यहां पर यह है कि हमास जानता है इस बात को कि इजराइल एक इविल कनिंग फोर्स है, और वो अभी जो और फिलिस्तीनियों को छोड़ना है, जो फर्स्ट फेज है सीज फायर का, जो 2 मार्च तक चलना है, और अभी तक इजराइल ने दूसरे फेज की बातचीत भी नहीं शुरू की है, जिस बातचीत को पहले फेज के शुरू होने के 16 दिन बाद शुरू कर दी थी। यानी 19 जनवरी को पहला फेज शुरू हुआ, तो उसके 16 दिन बाद आपको शुरू कर देनी चाहिए, तो अभी तक नहीं शुरू की।
तो ये हमास ने ये पत्ता फेंका, उन्होंने कहा कि हम 4 डेड बॉडीज इजरायलीज की थर्सडे को लौटाएंगे, परसों। अब उसके बदले ये कहा है कि जितने भी औरतें और बच्चे हैं अभी बाकी, हालांकि फर्स्ट जो सबसे पहला फेज था 19 जनवरी को, उस दिन 90 औरतें और बच्चे इजराइल ने छोड़े थे, लेकिन अभी भी बहुत है, तो उन सबको छोड़ा जाए और मास एकदम एक जिसको कहते हैं ना कि एक बड़े लेवल पे उनको छोड़ा जाए, ये हमास ने डिमांड रख दी है। इजराइल, अब देखिए अब यहां पर क्या होगा, इजराइल मना नहीं कर सकता है क्योंकि इजराइल को वो बॉडीज भी चाहिए। कौन ये, मतलब वो किस मुंह से नेतन्याहू अपने देश से कहेगा कि हमको देखिए डेड बॉडीज ऑफर हो रही थी, हमने ली नहीं। और कमाल एक वो अलग कमाल है कि इतने 15 महीने हो गए, कौन सी टेक्नोलॉजी हमास के पास है, उन टनल्स में बर्फ है, क्या है, 1.5 साल तक वो बॉडीज महफूज हैं, उनके रिमेन्स हैं, उनके सारे अवशेष हैं, पता नहीं मतलब किस रूप में वो बॉडीज हैं, अवशेष हैं, क्या है। लेकिन उससे देखिए फिर अभी इजराइल में ऑटोप्सी भी हो सकती है, वहां का विपक्ष ये भी डिमांड कर सकता है कि इसकी जो है ठीक से जांच होनी चाहिए कि इन बॉडीज को किन गोलियों ने मारा, हमास की गोलियों ने मारा या इजराइल की गोलियों में। कितना बड़ा मूव हमास ने एक बार में चल दिया। और इससे अच्छा उसके अलावा देखिए क्या कहा, उसने कहा कि थर्सडे को हम 4 इजरायली डेड बॉडीज हम रिलीज करेंगे और सैटरडे को, यानी आज 18 है तो 20 फरवरी को डेड बॉडीज, और आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 22 तारीख को हम जो है लिविंग होस्टेजेस, यानी जो जिंदा होस्टेजेस हैं इजराइल के, वो भी हम 3 से 4 रिलीज करेंगे। अब इसके बदले आप सारे फिलिस्तीनियों को छोड़िए, अब तो औरतों और बच्चों के अलावा जो मर्द हैं उनको भी छोड़िए। ये पूरी देखिए ये साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। अच्छा, इसमें अभी मैं आपको बता दूं, हमास ने 19 इजरायली होस्टेजेस छोड़े हैं, 5 जो थाई नेशनल्स थे उनको उसमें काउंट नहीं किया जाता, लेकिन चलिए तो 24 हो गए। अभी हमास अभी 4 डेड बॉडीज लौटाएगा सैटरडे को, यानी 22 तारीख को वो लिविंग होस्टेजेस भी जो 3 या 4 वो छोड़ेगा। तो उन सबको मिला के आप सोचिए करीब 22 इजरायली, 23 भी हो सकते हैं, वो छूट जाएंगे थाईस को माइनस करके। अब इस पूरे उसमें अभी फिर हमास फिर रोक देगा, क्योंकि फिर वो कहेगा कि अब सेकेंड फेज की बातचीत करो, क्योंकि सेकेंड फेज में इजराइल का परमानेंट विड्रॉल है, परमानेंट सीज फायर है, और इजराइल का फुल विड्रॉल है। अभी जो इजराइल थोड़ा सा वहां पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में है, वो भी इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा। तो सारी चीजें देखिए आप, ये इस तरह की स्थिति है। नेतन्याहू किस मुंह से ना कहे, वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमास लगातार वहां की पब्लिक के साथ सीधे संवाद कर रहा है, इजरायलीज के साथ उनको बता रहा है कि देखो हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हम ये लौटा सकते हैं, ये कर सकते हैं। और पूरी जो बात जहां पर आके फंसती है, नेतन्याहू कैसे अपने लोगों को बताए कि ये हमें हमला करना है, हमें ये करना है। अब वो इन नया वही जो शगुफा ईरान वाला कि ईरान पे हमें हमला करना है, ईरान, क्योंकि आप लेबनान में क्या हुआ, लेबनान में 18 फरवरी है आज, आपको हटना पड़ा। 5 जगह आपने कहा था हम जमे रहेंगे, वहां से भी आपको हटना पड़ा, वहां से भी हटना पड़ा। अब केवल इजराइल लेबनान की मुश्किल से जो एकदम इनिशियल दौर में जब लेबनान पे हमला किया था, वहां जिस तरह से जो बिल्कुल इजराइल बॉर्डर है और उसके कुछ ही किलोमीटर तक उसकी सीमा रह जाएगी, और इजराइल का कहना है कि हम इधर जो इजरायली साइड है बॉर्डर का, यहां पर हम कुछ दीवार बनाएंगे, कुछ ये बनाएंगे, और ताकि जो उसके पीछे सेटलमेंट्स हैं जो नॉर्थ के, जो लौट नहीं रहे हमारे डर के कि हिजबुल्लाह फिर से फायरिंग करेगा, वो जो है वो सुरक्षित लौट सके। और दूसरा, इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह लिटानी रिवर के साउथ में ना रहे, नॉर्थ में चला जाए। इसका भी हम वेट करेंगे, जो कि हास्यास्पद है। हिजबुल्लाह अभी तक 27 नवंबर से ये सीज फायर चल रहा है, और उसके बाद 25 जनवरी को तुमने एक्सटेंशन मांगा। इतने दिन हो गए, इतने दिन में तुमने हिजबुल्लाह को नहीं देखा वहां? सच बताओ, मतलब सच हिजबुल्लाह को वहां नहीं देखा क्या? हिजबुल्लाह हर जगह 5 ड्रोन कल मारे हैं हिजबुल्लाह ने, और जिसको आईडीएफ छुपा रहा है। इनकी ये हालत हो गई है। और जब ये पूरी परिस्थितियां हैं, ये पूरी स्थिति चल रही है, तो फिर तुम शेखी बगा रहे हो कि हम जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद देखिए कि बड़ा कन्फ्रंटेशन लेबनान में हो गया, जो हिजबुल्लाह सपोर्टर्स वर्सेस जो लेबनीज आर्मी तक आ गई उसमें, और लेबनीज आर्मी को पीछे हटना पड़ा। वो एक गोली नहीं चला पाई, कुछ भी नहीं करा। जो इजराइल अमेरिका चाहते थे कि गोली चल जाए, कन्फ्रंटेशन हो, इसीलिए उन्होंने ईरान का जो जहाज जो
तेहरान से बेरूत आ रहा था, उसको इजराइल ने धमकी दे दी कि अगर वो लैंड किया तो हम बेरूत एयरपोर्ट पे बम्बार्डमेंट कर देंगे। इस तरह की बात कही। अब उस पर जोसेफ आउन जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज भी कहा, कल भी उन्होंने कहा कि हम इस तरह से हम वॉर नहीं चाहते हैं, तो हम अपनी तरफ से कोई इनिशिएशन नहीं करेंगे, लेकिन हम हर तरह से, इजराइल हमारा दुश्मन है, फिर उन्होंने कहा, और हम डिप्लोमेटिक प्रेशर हर तरह से हम डालेंगे और बड़ा ही एक्टिव डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे। चलिए ठीक है, वो एक उनकी बात हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है हिजबुल्लाह चुप बैठेगा? हिजबुल्लाह के पास जिस तरीके से पूरी तैयारी है, हिजबुल्लाह ने अपनी एक लंबी तैयारी, एक लंबा समय उसको मिल गया है सीज फायर के समय अपने को रिकूप करने का। फिर से हमास ने बताइए, जब इतनी जल्दी, जब खुद एंथनी ब्लिंकन जाते जाते कह गया, उनका आखिरी स्टेटमेंट था कि हमास ने अपनी कैपेबिलिटीज रीबिल्ड कर ली, जो भी, और इसीलिए नॉर्थ गाजा में जो लड़ाई हुई अंतिम दिनों में सीज फायर के बाद इतनी भयंकर हुई। तो वो जो पूरी एक बात थी कि हिजबुल्लाह ने भी अपने को रिकूप कर लिया है। और उसमें देखिए नईम कासिम जो उनके चीफ है, उनकी जो स्पीच अभी परसों ही आई थी, उस स्पीच में भी उन्होंने इस बात को कहा कि हम हर तरह से तैयार हैं। अब ये पूरा गेम ये है कि लेबनान की जो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको जनता के प्रेशर से कन्विंस कराना कि देखो हिजबुल्लाह के साथ तो तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में हिजबुल्लाह साउथ लेबनान को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अगर साउथ लेबनान को छोड़ा तो इजराइल वहां से इजराइल फिर घुस जाएगा, लेबनान की आर्मी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। ये पूरी स्थिति अब लेबनान की सरकार कहे हिजबुल्लाह से कि नहीं तुम हमारी रक्षा करो, ये पूरी स्थिति हिजबुल्लाह ले आया कि तुम हमारी रक्षा करो, लेबनान की सरकार कहे। और सीरिया में भी देखिए, सीरिया में लेबनान आर्मी को गोली चलानी पड़ी, और जबकि हिजबुल्लाह की जो फोर्सेस लेबनान में हैं उनकी लड़ाई एचटीएस से हुई थी, तब भी लेबनीज आर्मी को हिजबुल्लाह के फेवर में गोली चलानी पड़ी, और उसके कई एचटीएस के लोग मारे गए। मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में। जुलानी जो है वो एक वॉरलॉर्ड है, वो उसने कभी सरकार तो चलाई नहीं, ना ही वो वहां से चला रहा है, उसको सीधे तेल अवीव से और वाशिंगटन से उसको इशारे आते हैं कि क्या करो, क्या ये करो। देश उसका उन्हीं के रहमो करम पे है, या रेजिस्टेंस की फोर्सेस मजबूत हो रही हैं, ईरान की पूरी प्लानिंग है। रशिया अभी पीछे हट गया है उससे, रशिया अभी यूक्रेन में जो पूरी डील होनी है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अभी सऊदी अरेबिया में मीटिंग है रशिया और अमेरिकन जो डेलीगेशन है उनकी, और उसके साथ साथ आप तो जानते हैं कि ईरान के साथ 20 साल का करार रशिया ने डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है, तो इसलिए ईरान तो बिल्कुल सेफ है, और ईरान के पास ये कवच है, इसीलिए ईरान पे आप हमला नहीं कर सकते। नेतन्याहू मूर्ख, ये बात सिंपल सी बात बताइए जब आदमी, तब इसका मतलब है कि नेतन्याहू वाकई कितना डरा हुआ है। इसको इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही है कि ये अमेरिका हमला नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया के साथ सीधे वॉर हो जाएगी फिर, और न्यूक्लियर वॉर होगी, क्योंकि पुतिन तो कह चुका है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत, अगर हमको इस तरह से घेरा गया हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे भाई? अब जो अच्छा रशिया के पास लेकिन वो भी है जो उसने एक पूरा हथियार अपना अनवेल किया था, जो नॉन न्यूक्लियर होते हुए भी सूरज के तापमान के बराबर वो गर्मी पैदा करता है, ओरिश्निक नाम था उसका शायद। तो ये जो पूरी एक चीज है, ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, इसमें देखिए बड़ी दिलचस्प एक परिघटना है। थर्सडे को क्या होगा, कल तक साफ होगा, और फिर उसके बाद सैटरडे को क्या होगा वो भी देखिए कल तक थोड़ा सा क्लियर होगा, मैं कल आपको बताऊंगा। कल ईरान पे जो मेरी डॉक्यूमेंट्री चल रही है, इसका फर्स्ट पार्ट आया है, उसका सेकंड पार्ट भी कल 7 बजे आएगा, और ये रेगुलर वीडियो है ये भी 9 साढ़े 9 के बीच आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।